गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 11th क्लास में हम एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वह है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। 11th क्लास फिजिक्स में तरंग चैप्टर से है, तो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। क्या अंतर होता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ना। तो इसको समझने के लिए चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहे, तभी समझ में आएगा। चैनल में जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो टॉपिक है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर, तो ये बता दें। अनुप्रस्थ तरंग एक बार सुन लीजिए, फिर हम शॉर्ट में लिख भी देंगे। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं, माध्यम के कण, जैसे मान लीजिए तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है। यदि तरंग इस दिशा में संचरित हो रही तो माध्यम के कण जो होंगे वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे। यानी अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के जो कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यदि तरंग इधर चल रही है तो माध्यम के कण इस प्रकार कंपन करेंगे। ठीक है, यानी अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है उसमें माध्यम के कण जो होते हैं तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। यानी समझना, ये तरंग इधर जा रही है तो लंबवत ऐसे होंगे, और यदि अनुदैर्ध्य है तो तरंग इधर जा रही तो माध्यम के कण भी ऐसे कंपन करेंगे। ठीक है ना। यही तरंग इधर जा रही तो यदि ऐसे कंपन हो रहा है तो ये अनुदैर्ध्य है, और यदि तरंग इधर जा रही है और माध्यम के कण इस प्रकार कंपन करते हैं, है ना, लंबवत, तो वो क्या होगी? अनुप्रस्थ। यानी इसमें माध्यम के जो कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त बनता है। श्रृंग और गर्त बनता है। श्रृंग क्या होता है? धनात्मक दिशा में अधिकतम विस्थापन श्रृंग होता है और ऋणात्मक दिशा में अधिकतम विस्थापन गर्त होता है। तो इसमें क्या होता है? श्रृंग और गर्त बनता है, और इसमें जो है संपीड़न और विरलन बनता है। क्या होता है इसमें? कुछ जगह पर माध्यम के कण पास पास आ जाते हैं तो वो संपीड़न कहलाता है, और जहाँ माध्यम के कण दूर दूर हो जाते हैं तो विरलन होता है, विरलन कहलाता है। तो इसमें जो है वो संपीड़न और विरलन बनता है, और इसमें श्रृंग और गर्त बनता है। ठीक है ना। ये दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर जो होता है, ये जो तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग, इस अनुप्रस्थ तरंग के संचरण के लिए माध्यम में दृढ़ता का गुण होना चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग जिस माध्यम में चलती है उस माध्यम में क्या होना चाहिए? दृढ़ता का गुण। और अनुदैर्ध्य तरंग जिस माध्यम में चलती है उसमें आयतन प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। यानी अनुप्रस्थ तरंग जिस माध्यम में चलती है तो उस माध्यम में क्या होना चाहिए? दृढ़ता का गुण। और ये तरंग जिस माध्यम में चलती है उसमें आयतन प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। और ये तरंग जो होती है वो ठोस माध्यम में चलती है, जल के पृष्ठ पर भी उत्पन्न होती है, और ये सभी प्रकार के माध्यम में, ये वाली जो तरंग होती है सभी प्रकार के माध्यम में संचरित होती है। और ये भी बता दें, इस वाली तरंग में ध्रुवण का गुण होता है, इसमें ध्रुवण का गुण नहीं होता है। ठीक है ना। अब ध्रुवण को यदि आपको समझना है तो उसको आप अलग वीडियो में उसका देख लेंगे।
12th क्लास में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पा जाएंगे। तो लिखे दे रहे हैं हम अंतर में। पहला, इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं और इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, इसमें श्रृंग और गर्त बनती हैं। इसमें जो होता है संपीड़न तथा विरलन बनते जो। तीसरा, और इसमें हमने ये बताया है तीसरा पॉइंट में कि इसके संचरण के लिए माध्यम में दृढ़ता का गुण होना चाहिए और इसके संचरण के लिए माध्यम में आयतन प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि ये तरंगे ठोस, ये जो तरंगे होती हैं, ये तरंगे केवल ठोस में और जल की सतह पर, ये तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न होती हैं और जल की पृष्ठ पर भी उत्पन्न होती हैं। पृष्ठ पर उत्पन्न होती हैं। ये सभी माध्यमों में उत्पन्न होती है। ठीक है ना। यानी ये जो अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं ये सभी प्रकार के माध्यम में उत्पन्न होती है, नहीं संचरित होने से मतलब है यहाँ पर। यानी ये तरंगे ठोस माध्यम में तथा जल के पृष्ठ पर संचरित होती हैं।
सभी प्रकार के माध्यमों में संचरित होती है और इनमें ध्रुवण का गुण होता है। और इनमें ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट हो गए। इसके माध्यम में, इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इस तरंग संचरण की दिशा में श्रृंग और गर्त बनता है, संपीडन, विरल। इसके संचरण के लिए माध्यम में दृढ़ता का गुण होना चाहिए, इसमें आयतन प्रत्यास्थता का गुण। ये तरंगे ठोस माध्यम में तथा जल के पृष्ठ पर संचरित होती हैं। सभी माध्यमों में इनमें ध्रुवण का गुण होता है, इसमें ध्रुवण का गुण नहीं होता है। और एक बात और बता दें, ये तरंगे जब माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तरंगे जिस माध्यम में चलती हैं उस माध्यम के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और वो वाली तरंगे जिस माध्यम में चलती हैं तो उसके घनत्व में परिवर्तन होता है। अब इसमें अब जगह नहीं है, सुन लीजिए। ये तरंगे जिस माध्यम में चलती हैं तो उस माध्यम के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये तरंगे जिस माध्यम से चलती हैं तो उस माध्यम के घनत्व में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर हो गया। अब थोड़ा सा आपको ये बता दें, श्रृंग और गर्त हमने बताया ना कि श्रृंग और गर्त थोड़ा समझ लीजिए। देखिएगा, श्रृंग और गर्त क्या होता है। जैसे ये इस प्रकार की कोई तरंग है, ठीक है ना। तो ये धनात्मक दिशा का अधिकतम विस्थापन है, ये ऋणात्मक दिशा का, तो इसको बोलेंगे श्रृंग। क्या कहेंगे? श्रृंग। और ये क्या है? गर्त। ये क्या है? गर्त, है ना। ये श्रृंग। तो अधिकतम धनात्मक दिशा का अधिकतम विस्थापन जो है वो श्रृंग होता है, ऋणात्मक वाले में गर्त। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, ये सामान्य अवस्था में ये है। और यदि ये सामान्य अवस्था में, अब देखना, यदि ये इस प्रकार है, ये तो देखिए ये पास पास हैं, ये पास पास हैं तो इनको बोला जाएगा संपीडन। और ये दूर दूर है तो इसको क्या कहेंगे? विरलन। इसको क्या कहेंगे? संपीडन। इसको क्या कहेंगे? विरलन। ये ठीक है। तो जहाँ माध्यम के कण पास पास होंगे वो क्या कहलाएगा? संपीडन। और जहाँ दूर दूर होंगे वो क्या कहलाता है? विरलन। तो इसमें संपीडन और विरल होता है, इसमें श्रृंग और गर्त होता है। ठीक है ना। और आपको ये भी बता दें, इन दोनों श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, चाहे गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य। इसमें दो संपीडन के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य या दो विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है ना। यानी अनुप्रस्थ तरंग में दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, दो क्रमागत संपीडन या दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और उस तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है किससे? लैम्डा से। ठीक है ना। तो ये रहा अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर। ठीक है ना। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, बड़े कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो जितने 5 पॉइंट में डिफरेंस हमने बताया है, तो वो कोई भी एक फिल इन दी ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है
किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और बड़ा क्वेश्चन तो ये बन ही नहीं सकता है कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।